क्योंकि तुम्हारी सिस्टर आई थी ना एडमिशन कराने। अच्छा, तुम बढ़िया कर रहे हो, वैसे कोशिश तो सही जा रही है, बढ़िया अपना करो। तो रोहन ऐसा है कि सबसे पहले हमने ले ली ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले के बाद हमने नमस्ते सर ले लिया, लैब वैब देख लो, दुरुस्त कर लो, गर्मी का मौसम आ रहा धीरे धीरे। ओवरलोड रिले के बाद लगा दी स्टॉप बटन, लग गई, फिर लगा दी स्टार्ट बटन। तो रोहन जब हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो क्या क्या ऑन हो रहा है? और टाइमर, बोलो तीनों होंगे कि नहीं? तीनों ऑन हो गए। अब तीनों ऑन हो गए तो क्या टाइमर क्या करेगा? चालू। अब टाइमर मान लो 10 सेकंड का हमने टाइम दे दिया, तुम आगे आ जाओ भैया। तो 10 सेकंड के बाद टाइमर का क्या होगा? टाइमर जो है क्या करेगा? टाइमर का जो एनओ है वो तो बन जाएगा एनसी, और जो टाइमर का एनसी है वो बन जाएगा एनओ। तो क्या होगा 10 सेकंड के बाद? यहाँ आजा बेटा, यहाँ आगे आ जा। अब तू आगे बैठा कर जिससे कुछ पूछ सकें तेरे से। अब इतना पीछे कहाँ से जाएंगे पूछने? तो बताओ। तो अब तुम ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद जो टाइमर का एनओ कहाँ लगा है? K3 में। तो K3 और वेरी गुड, K2 गिर जाएगा। बोलो हीरा बताओ, कृष्णा को बुलाओ, कृष्णा कहाँ है? तो वह ढीला आदमी है यहाँ सर। कृष्णा बहुत ढीला है, बोलो समझ में आई नहीं आई? तुम्हें कैसे पता है ढीला है? अभी पता चला है, अभी अभी चला है। चलो अब देखो ये बताएंगे भाई साहब, तुम्हारा क्या नाम है? बोलो, समझाओ इसको। पूरा समझाओ, एक ऊपर आगे से पीछे तक एक एक करके बताओ, सगन ने बताओ, सब बताओ, सब चीज को क्या क्या है। तो क्यों जी? ये सर पहले स्टॉप बटन होगा, ठीक है, ये सर स्टार्ट हो गया सर, इसको K1 ऑन हो गया सर, तो फिर ये K2 ऑन हो गया सर, टाइमर भी ऑन हो गया सर, और ये सर कॉन्टैक्ट 3 ये भी ऑन हो गया सर। हो गया, ठीक है। अभी जो है ना आपकी समझ में आ गया। आनंद बताओ तुम। पहले तो OLR में OLR स्टार्ट होगा, उसके बाद में स्टॉप बटन लगा दिया है। स्टार्ट से स्टार्ट होगा तब K1 ऑन होगा, K1 को होल्ड करके फिर टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है, टाइमर के बाद में उसका एनसी से टाइमर ऑन हो जाएगा, टाइमर K3 को ऑन करा देगा, K2 को गिरा देगा। तो ये जो है ना, अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो हमारे पास कोई मोटर है, तो अब यहाँ पे मोटर की कितनी तार चाहिए? 6। सबसे पहले स्टार डेल्टा में मोटर चलानी है तो उसकी 6 तार बाहर आनी चाहिए। अगर 3 आएंगी तो आप नहीं बना पाएंगे। कई बार देखा होगा कुछ मोटरों में क्या है, 3 ही तार बाहर निकालते हैं, 3 को वहीं शॉर्ट करके अंदर लगा देते हैं, उसको फिर हम नहीं बना सकते। तो स्टार डेल्टा बनाने के लिए हमें क्या करना है? 6 वायर बाहर आती हैं। तो मोटर को जब हम स्टार में चलाते हैं, काय में? स्टार में चलाते हैं, तो स्टार में चलाने के लिए जो हमारी मोटर होती है वो हमारी इधर साइड से शॉर्ट कर देते हैं, तो वो हमारा स्टार बन जाता है, तो स्टार में चला लेते हैं। अब मोटर को स्टार डेल्टा यूज क्यों करते हैं? पहले स्टार में चलाएंगे फिर डेल्टा में चलाएंगे, तो आंसर होता है करंट को कम करने के लिए। अब करंट को कम क्यों करना होता है? क्वेश्चन ये आता है, आप बताओ। ताकि सर मोटर को ना मतलब हाई स्पीड लेंगे तो इसको हो जाएगी वो, ठीक है, धीरे धीरे ना। तो करंट को कम करेंगे तो कैसे करेंगे?
सर वो डेल्टा के थ्रू करेंगे ना, कर देंगे। वो कैसे करेगा, अब उसका बताओ। फिर उसको वो करके मतलब फिर क्या उसमें वो तो कर देगा, पर इसका मैथमेटिकल वैसे बताओ ना, सिद्ध करके कि भाई ये अंदर से। क्यों जी, तुम बताओ ललित, आप बताओ। सर इसमें क्या है कि किसी भी मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, उसको जो उसके रेटेड आरपीएम तक लाने के लिए उसमें ज़्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ता है, जिससे एम्पियर ज़्यादा लेता है, जिसको इनरस करंट हम बोलते हैं ज़्यादा। इनरस करंट लेता है ज़्यादा, क्यों लेता है? क्योंकि स्टॉप रहती है, स्टॉप से उसको हमें खाने चलाने के लिए ताकत ज़्यादा चाहिए। जैसे हाँ। साइकिल चलानी है तो पहले ताकत ज़्यादा लगाओगे, हाँ। बाद में पैडल मारते रहो, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं उसको आप फिजिक्स के हिसाब से बताओ, किताब के हिसाब से बताओ। ये तो देसी भाषा हो गई कि भाई साइकिल भी चलाएंगे पहले तो ताकत ज़्यादा लगेगी, फिर बाद में धीरे धीरे रोटेशन में आ जाएगी ना, फ्लो में, तो आप पैडल मारते रहो, फिर तो वो सुंदर सूद चलती है। अब इसका फिजिक्स के हिसाब से बताओ, लॉजिक के हिसाब, अंदर का बताओ कहानी। क्यों जी, फिजिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन करो ना, तो पढ़े लिखे का हिसाब बनेगा। क्यों जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? डिप्लोमा। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है, कोई बात नहीं। आप बताओ, कुछ आइडिया है? नो आइडिया, आप बताओ। आइडिया नहीं है, ठीक है। सर जैसे कि हम स्टार्टर मोटर चलाते हैं, उस टाइम उसकी वाइंडिंग पर 240 वोल्ट जाएगी, तो उसके कारण क्या है कि लोड कम ले पाएगी वो, लोड कम लेगी। हाँ। तो जैसे फिर हम डेल्टा चलाते हैं तो उसमें पूरी वोल्टेज आती है, 440 वोल्ट जाएगी, तो उससे फिर क्या है कि हम डेल्टा कम करें। आप बताओ। नो आइडिया। हाँ, कोई बात नहीं। चलो देखो, क्या होता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि ऊपर ऊपर तो आप समझ लेंगे, तो आप ऊपर ऊपर किसी भी चीज़ को समझ लेते हो, तो वो चीज़ क्या करती है कि ऊपर ऊपर तो आपकी क्लियर हो गई, लेकिन क्वेश्चन आता है कि इंटरनल क्या होता है, अंदर उसमें क्या होता है। बात ये आती है, जो अंदर की बात जानता है वही डॉक्टर होता है। बोलो, अंदर की बात जाने उसी को तो डॉक्टर कहते हैं। जो अंदर की बात जाने उसी को मेंटेनेंस वाला कहते हैं, उसे पीएलसी प्रोग्रामर। अंदर की बात अगर नहीं पता है तो ऊपर ऊपर तो लगभग लोग जानते ही हैं, और ऊपर ऊपर जानोगे तो कोई भी तुमको बेवकूफ़ बना देगा, या कोई समझ नहीं पाएगा, या तुम्हें हल्के में ले लेगा। जब तुम अंदर की बात करने लगोगे तो फिर वो सतर्क हो जाएगा, कहेगा ऐसे अंदर का माम पता है? तो इसीलिए अंदर का पता होना जरूरी है। होता क्या है बेसिकली, जब मोटर को हम चलाते हैं स्टार्टिंग में, तो उस समय मोटर जब बिल्कुल खड़ी हुई होती है, स्टैंड स्टिल स्टेट या स्टेज कह लो, शांत अवस्था, स्टैंड स्टिल स्टेज, शांत अवस्था को यही कहते हैं अंग्रेजी में। तो जब उस समय क्या होता है कि रोटर आपका रुका रहता है, रोटर घूम थोड़ी रहा है, और स्टेटर भी नहीं घूमे, स्टेटर तो घूमेगा ही नहीं। तो उस समय जैसे ही स्टेटर की वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, देने के साथ रोटर में क्या होगा, मैग्नेट उत्पन्न होगा, ईएमएफ आएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं रोटर में? बोलो, होगा। हाँ, तो आप स्टेटर में जैसे ही सप्लाई देंगे वैसे ही रोटर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और गारंटेड होगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं होगा। बोलो, अपना वो बनाइए, एंगल वगैरह बनाइए, एंगल मोटर अटे तू राते सुन ले पहले पूरी बात। अब एंगल बनाने लगा न, अभी तो शुरुआत वही है, वही बहुत है। ये सोच रहा है होलिया काम, जैसे होता है ना छप्पर छाते हैं ना, जैसे
बुला लेते हैं गांव से, भाई ऐसा छप्पर रखना है, आ जाओ। तो वहाँ में गया है, ओ उठा के एकदम सूत ले जाएंगे, पता चला रखना कहीं है, रख कहीं देंगे। अभी तो शुरुआत वही है, समझ लो पहले, जल्दबाजी मत करो। तो क्या है कि जब मोटर, चूंकि यहाँ पे बहुत सी चीज आएंगी, हाँ अब तुम जल्दबाजी करोगे तो रह जाएंगी, धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ पाओगे। तो जब हमारा रोटर बिल्कुल शांत अवस्था में होता है और स्टेटर उस समय, स्टेटर को हम सप्लाई देते हैं, तो ये मोटर उस समय एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है। मोटर विल वर्क लाइक ए ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, पक्का। उस समय रोटर के अंदर इतना करंट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है। बाहर पड़ी होती है रोटर में, स्क्वायरल केज रोटर होता है, स्क्वायरल केज समझते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बाहर होती है, बाहरों को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो रोटर क्या है उस समय, शॉर्ट सर्किट, बोलो। तो उस समय क्या होता है कि मोटर ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है, तो रोटर के अंदर एक साथ करंट हाई होता है। जब रोटर में करंट हाई होगा तो डेफिनेटली स्टेटर में भी होगा ना। तो उस समय क्या होता है कि रोटर का जो करंट ज्यादा होता है, तो करंट ड्रॉ ज्यादा करता है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रही है। मोटर में जब रोटर चल नहीं रहा ना, तो वो ट्रांसफार्मर है एक तरह से, प्राइमरी सेकेंडरी, बोलो। तो अब क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं तो करंट एकदम बढ़ता है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, तो स्टार में चला देते हैं, कुछ तो कम हो, बोलो। तो कम करने के लिए पहले स्टार में चला देंगे, तो उससे क्या होता है, कम होगा। अब धीरे धीरे मोटर जैसे ही स्पीड आने लगती है, उस समय दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो कम होने लगता है। पहले मान लो मोटर का टोटल आरपीएम 1400 है, तो मोटर का आरपीएम 1400 है, तो इसका मतलब मोटर 1400 आरपीएम पे, लेकिन मोटर रोटर तो घूम नहीं रहा, तो रिलेटिव मोशन कितनी हुई, पूरी 1400। रोटर तो घूमा नहीं, लेकिन जैसे ही रोटर घूमना शुरू करता है, आरपीएम लेना शुरू करता है, जैसे 100 आरपीएम पे घूमा तो रिलेटिव मोशन कितना हुआ, 1300। 200 पे घूमा तो कितना हुआ, 1200। माइनस करके आता है ना, रिलेटिव का मतलब दोनों के बीच में। तो जैसे जैसे रिलेटिव मोशन, जैसे जैसे रिलेटिव मोशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे करंट भी कम होता जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? अभी ना। और जो रिलेटिव मोशन होता है, इसी को हम कहते हैं स्लिप। तो जब मोटर बिल्कुल शांत अवस्था में है, सप्लाई जैसे ही दी, उस समय स्लिप होती है पूरी 100%। स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। तो एन आर क्या है उस समय, 0। तो टोटल एन एस ही है। हीरे एक बार 4 दे दे, थोड़ी पर चले, वहाँ हो गया। कितनी देर हो रहा है, थोड़ी देर में कहा है। अच्छा ठीक है, तो रहने दो। कृष्णा की शक्ल तो दिखा दो पहले, शक्ल देख लें उसको पहले कम से। उसे बोलो कि दर्शन जरूर दिया करो, सुबह टाइम से आ जाएगा। क्यों जी, कृष्णा के दर्शन करेंगे तब भेजेंगे। दर्शन करना जरूरी होता है पहले, क्यों जी? नहीं तो पता चला कृष्णा को भेजा दिल्ली, पहुंच गए वृंदावन। क्यों? हाँ, क्यों जी? तो क्या है कि जैसे ही मोटर में, इसको हम कहते हैं स्लिप, तो उस समय क्या है कि उसका नाम रख दिया स्लिप। पढ़ी लिखी भाषा बन गई, और देसी भाषा में जो मैंने बताया वो था। तो दोनों समझ में आ गई। स्लिप बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आया?
तो क्या है कि जैसे ही दोनों के बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो कम होती जाती है, अर्थात स्लिप कम हो रही है, कम होते 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 जैसे ही ये अपनी स्पीड जितनी मोटर की है नजदीक पहुंच जाती है, उस समय मोटर का करंट एकदम शांत तो कम हो जाता है, और उसी समय फिर खटाक से मोटर को हम क्या करते हैं, डेल्टा में कर देते हैं। अब डेल्टा में क्यों कर देते हैं? जब हमारा काम चल रहा है तो उसका भी कारण है। चलेगा काम, बढ़िया चलेगा, लेकिन मोटर की ओवरऑल जो ताकत है ना वो कम हो गई है, और मोटर पर लोड जैसे ही थोड़ा बहुत लोड डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही लोड इंक्रीज करोगे 40-50% मतलब लोड डालोगे, आधे से ज़्यादा डालोगे ना, उस समय मोटर में उल्टा काम होगा, फिर उस समय करंट बढ़ जाएगा। मोटर को ताकत चाहिए। आपके ऊपर मान लो 50 किलो का वजन, आपकी कैपेसिटी है 50 किलो की, 50 किलो तो ज़्यादा है, 25 मान लो, 30 मान लो, जैसे तुम कितना वजन उठा सकते हो? 1 मन। अरे मन उठा लेगा, 40-50 किलो 40-50 किलो उठा लेगा। अब मान लो इस 40-50 किलो ये उठा लेगा। अब हमने देखा कि भाई 40-50 किलो उठा सकता है, तो इसकी ताकत की क्षमता हो गई मान लो 50 किलो, मान लो कह रहा है धुआं फेंक रहा, कोई बात नहीं, मान लिया। अच्छा ठीक है, मान ली। अब मान लो ये 50 किलो वजन उठा सकता है, और तो इसको रोटी के खाता है 5-6 रोटी एक बार में, और दिन में कई बार खाता है? नहीं तो फिर कई बार टोटल मान लो 10 रोटी, दिन भर की 10 मान ले, 10 रोटी और सब्जी, तो इसकी ताकत बनाए रखने के लिए इसको 10 रोटी चाहिए, पूरा 10 रोटी चाहिए। अब 10 रोटी, अब मान लो इस पे ये वजन तो उठा ही नहीं रहा, और वजन इस पे उठाने के लिए कितना है, 20 किलो, 15 किलो, 10 किलो, तो इसे 10 रोटी खिलाने की क्या जरूरत है जब वजन ही नहीं उठवाना इससे? बोलो भाई, जब वजन ही नहीं उठवाना तो खिलाए क्यों? 10-15 किलो वजन उठवाना है, 2 रोटी बहुत। बोलो, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो 10-15 मतलब यह है कि थोड़ा बहुत वजन उठवाना है, थोड़ा बहुत लोड लेना है, तो उसको खाना भी कम ही खाना चाहिए। जरूर को क्यों भर के खाए? अरे जितने ताकत लगानी है, फिजिकल करना है, वो ज्यादा खाए। पर होता क्या है, उल्टा होता है, जो काम नहीं करता वो भरता ही रहता है, भरता ही रहता है। अरे वो वेस्ट कर रहा है खाने को, उतनी ताकत की जरूरत नहीं है, फिर भी खाया जा रहा है, पेट निकल आता है, और एकदम चलने में भी दिक्कत होती है बहुतों को। पिज़्ज़ा हो गया, भटूरा हो गया, बर्गर हो गया, और वो मोमोज, और वो क्या बोलते, चाउमीन, और जो असली चीज का नाम नहीं लिया अभी, नहीं एक वो आता है बड़ा सा आता है वो, अरे नहीं वहाँ में सब्जी भर देते हैं, एक ना बड़ा सा बना लेते हैं, डोसा। हाँ डोसा जो है, डोसा है, क्या है वो, सब्जी भर के बना देते। हाँ वहाँ में सब्जी, वहाँ में क्या है, गली सवली सब्जी जो भी मिले। नहीं, पिज्जा हो गया सर, पिज्जा तो बहु में तो भरते हैं सब्जी, डोसा में भी भरते हैं, डोसा में अलग रहता है। हाँ, और पिज्जा में कच्ची, हाँ, मतलब अगर तुम्हारे पास कच्ची सब्जी फब्जी वेस्ट है तो वह भर दो पिज्जा में, और जो पकी पकाई वेस्ट है तो भर दो डोसा में। अच्छा एक बात और बताओ, जो सड़ी गली चीज होगी टेस्ट भी अच्छा देती है, ये पक्का है। आपने देखा होगा कभी हलवाई की दुकान पे तुम मिठाई खाओ, और जिस दुकान में शीशा वीसा लग रहा हो बढ़िया एकदम, उसकी मिठाई में टेस्ट कम आएगा। और गांव में जैसे कस्बा में गांव में दुकान होती है हलवाई की, तो वो शीशा भी टूटे पड़े रहते हैं उसकी,
तो बस वगैरह निकलती है, हो जाती है, धूल फेंक के जाती हैं, तो वो धूल मिठाई पे लगती है। फिर बाद मिठाई खा, बड़ी स्वाद देती है। मक्खी लगे तो और स्वाद आता है। मतलब बा मिठाई में स्वाद ज्यादा आएगा। समझ में आया? सर बासी बता रहा है। हाँ, और बासी में ज्यादा स्वाद, जैसे बाजरे की रोटी है, ताजा ताजा रोटी खाओगे इतना स्वाद नहीं देगी, और बाजरे की रोटी को बासी को खाओ तो बड़ा स्वाद आता है, डबल रोटी बन जाता सर गुड़ी की दही वो घी के है। बाजरे की रोटी रोटी नहीं होती, रोटी को तुम बासी खाओ, दो रोटी जैसे नहीं खाई बच गई 2-4 रोटी, फिर चूरमा बना लो, कितना बढ़िया लगता है बासी रोटी का चूरमा है। तो ऐसा होता है कि ऐसे ही हम टॉपिक, हाँ, तो ये जो है ना, जब तुम्हारा वजन तुम ज़्यादा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो रोटी कम खाओ। अब ये क्या होता है भाई, मेरे पास पैसा, मैं तो खूब खाऊंगा, तोपे का जोर पर रो, वो तो अगला कह देगा। लेकिन मोटर तो ऐसे बोलेगी नहीं। तो इस चीज को, मोटर तो निर्जीव है ना, उसको सप्लाई देके चलाते हैं, तो वो तो बोलती तो है नहीं। तो मोटर के लिए फिर हम क्या करते हैं, ताकत लगाएगी, चलाएगी, तो मोटर के लिए हम क्या करते हैं, उस समय लोड देखते हैं। अगर मोटर पर लोड फुल आ रहा है, लगभग फुल के आसपास है, तो चलन दो डेल्टा में, नहीं तो स्टार में ही चलन दो, डेल्टा में जाने की जरूरत ही नहीं है, स्टार में ही चलन दो। तो इसीलिए ये सब चीज़ों के पीछे लॉजिक होता है, और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। समझ में आया? तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये काहे के प्रोपोर्शनल होता है? लेंज लॉ, फैराडे लॉ, ये कुछ पता है? सर ये उसका है सर Faraday उसका दाएं हाथ करने, बाएं हाथ करने, टेम्परेचर, फैराडे का मौसम, हाँ, पहले पढ़े पहले पढ़े हैं, भूल गए, चलो बताएंगे एक एक करके ना, जितने भी लॉ है ना, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, किरचॉफ लॉ, केवीसी, केसीएल, केवीएल, केवीएल, केसीएल, और ये फैराडेज लॉ, लेंज लॉ हैं, ये सब जो है ना आपको पता होने चाहिए। ये सब काम की चीजें हैं, क्योंकि कोई भी पूछ लेता है। देखो, ऊपर ऊपर बताना एक अलग बात है, जब आपको अंदर का पता होता है तो अच्छा लगता है। समझ में आया? हैं? तब नॉलेजेबल लगेंगे। हाँ, तब लगेंगे कि हाँ नॉलेज है कुछ हमारे अंदर। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसीलिए मोटर को चलाने के लिए हम स्टार और डेल्टा में क्यों चलाते हैं, पहले स्टार में चलाते हैं फिर डेल्टा में, उसका रीज़न मैंने आपको बताया। अब इस रीज़न को जो टेक्निकल पर्सन है वो समझ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, और जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो मोटा मोटी समझ गए होंगे, मोटा मोटी ऊपर ऊपर का कि हाँ ये जो कह रहे हैं सर ऐसा ही होगा, ठीक है। और नहीं तो बात लास्ट में कह देते हैं करंट ज़्यादा लेती है शुरू में इसीलिए चलाते हैं। कोई पूछे क्यों चलाते हैं, इसका कोई तो कारण होगा, बोला स्टैंडर्ड है। बोलो क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड है। तो इसका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है रोटर के अंदर, E इज इक्वल टू स्लिप इनटू वोल्टेज, I इज इक्वल टू स्लिप इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। समझते हो ना? S इनटू E2 बटे अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस XL। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। अब बाकी चीजें थ्योरी में आप जाओगे पढ़ोगे तो जरूरत नहीं है, मैंने आपको काफी बता दिया, ठीक है। और बताओ, अब एक कैलकुलेशन करके दो मुझे। चलो मान लो हीरा, जैसे देखो एक कैलकुलेशन करके दो, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का,
आगे 20 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? हीरा शॉर्ट निकाल दिया। इलेक्ट्रिकल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना? हाँ अभी निकालना है। कृष्णा सर, कृष्णा, जी सर। अरे भैया तुम दर्शन देने आ जाया करो यार, तुम आते नहीं हो, समस्या कम से कम लेकर तो ख्याल रखो यार हमारा। नहीं, आपका ध्यान रखो। तुम्हारे दर्शन करके ना हमारी तबीयत खुश हो जाती है। समझ में आई? निकालो कुछ पल्ले बनाए। वो है हमारे। हाँ यहीं पे पता चल जाता है कौन कितना समझ में आया? तो अब तुमको पता चला टीचर कौन होना चाहिए, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, बताओ। वो बात तो यही है। आपको ये बताओ टीचर का लेवल क्या होना चाहिए जिससे आपको पढ़ना है? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ पूरा बताओ, जो हम बताते हैं रोज रोज क्यों बताते हैं? 10 साल का एजुकेशन होना, 10 साल का कंपनी में होना चाहिए। 10 साल का 10 साल कंपनी में काम किया हो, मैनेजर रह चुका हो। मैनेजर रहना जरूरी है क्योंकि मैनेजर की उसके अंदर अपने को आएगा तड़ी भाव। क्योंकि असली आदमी कब सीखता है बताओ? जब मैनेजर बनता है। क्यों सीखता है बताओ? ये अभिषेक, तुम्हारा क्या नाम है? तू मानी क्या ड्यूटी? कल गया आज गया। आज छोड़ दी अब? थोड़ा नहीं हो, बताता हूँ तो लड़ाई है गई ना। तो मारपीट वही। ना सर, कुछ हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, और वैकेंसी है। मन नहीं करा वहाँ? कुछ है ही नहीं वहाँ पे। कुछ है नहीं? अरे पागल, यही तो बढ़िया है कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है तो आदमी को मौका मिलता है सीखने का, चीज देखने का, करने। अरे सुन ले झुंझुना से हम बताते हैं, हम आज यहाँ पहुंचे ना उसका कारण ही यही है। हम थे मिंडा कंपनी में। कौन सी में? सुना हीरा? मिंडा कंपनी में जॉब हमने करी पहले। अब मिंडा ग्रुप में ना, मिंडा और एक जैवशन, वे भी मिंडा ग्रुप के भाई हैं आपस में। उर्दू बिहार में। हाँ तो मैं ना कंपनी के डीजी रूम में बैठा दिन में और कंप्रेसर का मैनुअल पढ़ रहा था। क्यों पढ़ रहा था? उस समय मेरे पास कोई काम ब्रेकडाउन नहीं था। अब ब्रेकडाउन नहीं था तो मैं पढ़ रहा था। मैं उस मैनुअल में पढ़ रहा था बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है और ये किस तरीके से स्क्रू कंप्रेसर था, स्क्रू टाइप कंप्रेसर। हेलो झुंझुना, तुम्हारा भी इस कंप्रेसर की क्लास है ना, ध्यान रखना। कौन सा कंप्रेसर? स्क्रू टाइप। जब हम पढ़ रहे हैं स्क्रू टाइप कंप्रेसर का स्टडी कर रहा, अचानक से चेयरमैन आ गया। चेयरमैन साहब आ गए और मैं अपना लगा पड़ा। मैं क्यों लगा हुआ था? क्योंकि मेरे पास टाइम था, ब्रेकडाउन नहीं था। अब मैं लगा हुआ, चेयरमैन साहब आए, बोले कि हाथ रखा। मैंने कहा रखा होगा, कोई इंजीनियर होगा साथ का। उस समय हम थे असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर के भी असिस्टेंट। वो हाथ रखा तो मैंने देखा तो मालिक जो होते हैं ना, चेयरमैन बड़े बड़े होते हैं, उनको बाबूजी कहते हैं। तो हमने कहा बाबूजी नमस्ते, पैर छुए हमने। तो देखो मालिक भी हैं और एजेड सीनियर भी है, सब तरीके से भी है। मालिक पैसा देगा तो पैर तो छू लो, अच्छी बात है। तो क्यों जी? हाँ तो मालिक ने छूटते ही ये कहा मेरे से, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, आप बताओ मेरा क्या आंसर रहा होगा, या आपको क्या आंसर उस समय लगता है जो सटीक बैठे आंसर करें। मालिक को चुप कर दिया था मैंने।
ऐसा आंसर किया। बताओ, कोई भी बताओ क्या आंसर दिया होगा। आनंद बोलो। मेरे ख्याल से तो आपने ये बोला रहेगा कि ये भी एक काम ही कर रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ खाली वक्त में स्टडी कर रहा हूँ। आप बताओ। मैंने कहा था कि जब ये जो मैं पढ़ रहा हूं, अगर मैंने स्टडी करके प्रत्येक पार्ट को देख लिया कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा है और ये काम करता कैसे है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, पूरी स्टडी की किस कंडीशन में करता है, अगर मैं पहले ही पढ़ के रखूंगा तो जब इसमें ब्रेकडाउन आएगा तो मैं फटाक से ठीक कर दूंगा। बोलो, मेरा समय क्या होगा, क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। अगर मैं ब्रेकडाउन पर नहीं हूँ, समय है, तो मैं उस समय को यूटिलाइज कर रहा हूँ, कंपनी के लिए कर रहा हूँ, कंपनी की मशीन की मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो जब मैं कंपनी की मशीन की स्टडी कर रहा हूँ जो खराब होगी, तो मैं जो ब्रेकडाउन टाइम है ना, खराब और ठीक करने का, रिपेयरिंग टाइम जिसे कहते हैं, जिसका कहते हैं MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर, मैं MTTR को रिड्यूस कर दूंगा। जहां पे मेरे को जाके देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ लगी है, वो मेरे को पहले ही स्टडी है। तो उसने मेरी पीठ थपथपाई, तो वालेकुम, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो उनको अच्छा लगा। तो मैं आज यहाँ हूँ तो एक यही कारण है बस। आप गोपाल सर का मतलब मैकेनिकल भी हो, इलेक्ट्रिकल भी हो, कुछ भी हो, सब चीज़ है और सब चीज़ डीपली है। इवन CNC सीख के बंदा बैठा है सामने, देखो कहीं सीखा हुआ अभी जब हम बताते हैं तो इनको लगता है कि लेवल क्या है हमारा। हाँ, ये आपका अलग ही है और आप जीरो से सिखाते हो। बोलो। इनके तो कारण है कि बेटा हर चीज स्टडी पर डिपेंड करती है। आप स्टडी करें, देखें चीजों को। मेरे सामने कोई भी चीज है वो काम की है, आप ये मान के चलें कि हमारे काम की है, हर चीज काम की है। और जहाँ मौका लगे, सीखने का चांस मिले, गोपाल सर साथ हैं ही, तो वहाँ ज़्यादा कोशिश करके हमको चलना चाहिए। तो हमेशा आगे बढ़ने का एक ही तरीका होता है, स्टडी। आज मैं भी यहाँ हूँ तो स्टडी की वजह से, वैसे नहीं, खाली प्रैक्टिकल से काम नहीं चलता। प्रैक्टिकल आपको दिखा देगा, ये वाला हो। अब ये प्रैक्टिकल करोगे इसका, तो ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, आपको दिख जाएंगी, लेकिन इनके बारे में जानना है तो थ्योरी चाहिए। तो कभी भी आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है या आगे बढ़ना है, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। इसीलिए अभी आप लोगों की क्या स्टार्टिंग, आप लोगों को ज्ञान नहीं है अभी, अब ना रास्ता पता है कि हमको चलना कैसे है। तो इसीलिए ये मैंने बताया कि हमेशा टाइम मिले तो स्टडी कर लो, टाइम को वेस्ट मत करो, मौका लगे तो स्टडी खींच लो, ये ध्यान करो। अब इसका रेजिस्टेंस निकालो, टोटल कितना आएगा, लगो कॉपी पे, और बताना नहीं है, निकालना है। हीरा मैं आपका वैसे दिखा थोड़ा सा। इलेक्ट्रिकल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे या कितना होगा। मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें 10 ओम यहाँ है, 20 ओम और 30 ओम। जब मुझे इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये वाले जो रेजिस्टेंस है दोनों, ये सीरीज में है। तो पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसके साथ इसको करूंगा। तो मैं इनको मान लेता हूं, जैसे मान लो इसको मान लिया R1, इसको R2 और मैंने इसको R3 मान लिया। तो मैं पहले इन दोनों का निकालूंगा, तो इन दोनों का जो निकल के आएगा वो R आएगा। तो R = R1 + R2, 10 ओम प्लस 20 ओम, तो ये हमारा हो गया 30 ओम। मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, वो आ गया 30 है। और इसके साथ जो इसका फाइनल आया उसके साथ ये पैरेलल में, तो यहाँ पे निकालेंगे तो 1/R =
1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू, इसका दोनों का निकल के आया, वो मैंने मान लिया R1 और अब मैंने चेंज कर दिया और ये R2 है। तो R1 बराबर ये कर दिया। अब यहाँ पे 1/R1 हमारा आया 30, तो ये आ गया 1/30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 2/30 इज इक्वल टू 1/15। इसीलिए R बराबर 15 ओम। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा आएगा 15 ओम। इस तरीके से सर्किट बहुत होते हैं। अभी आप एक सर्किट निकालो, ये हो गया। अब मान लो ये हमारा 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, एक मैंने और लगा दिया, ये भी 10 ओम है, और मैंने इसको यहां से इसको यहां जोड़ दिया और इसको उठा के मैंने यहाँ से। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो आप निकालो, इसका टोटल कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ऐसा है ना कि 2-3 जगह वैकेंसी और है। अगर मान लो, देखो हमारा काम इंटरव्यू करवाना है, अब किसका कैसे क्या करना है वो आप लोग अपना देखें, कितना चल पाते हैं कितना नहीं चल पाते, कितना चैलेंज कौन कितना लेता है। अब जैसे हमारा तो ये था कैसे भी मैदान में छोड़ दो, तो उसी में जैसे टैंक वो नहीं होते, टैंक होते हैं जो मिलिट्री में लड़ाई में काम आते हैं, रेत में दे दो, सड़क पर दे दो, कहीं भी दे दो। तो सबसे पहले हमारी बॉडी का स्टेमिना भी मैटर करता है कि हमारी बॉडी कितनी है। मैंने यहाँ पे कई बच्चों को देखा पसीना दे जाते हैं फटाक से। तुम देखो मेरे साथ गए थे, देखा हमारा स्टेमिना इस एज में, बताओ क्या देगा। सर का चलने का स्पीड भी बहुत है, सर थके नहीं इतने घंटे में, और एक झपकी भी नहीं लिया सर ने। मैं 21 8 किलोमीटर बजे से रात को 12 बजे तक जो हम वहाँ थे वो छोड़ दो, लेकिन ड्राइविंग पूरा इतने घंटे सर ने, और अच्छे इसमें। हाँ, ये सब दूध और बादाम का कमाल है। हाँ। हमने दूध पिया है पहले, शरीर तो मोटा नहीं है ज़्यादा, पर दूध पिया है, समझ में आया। और बादाम तो क्या होता है कि जो शुरू में जो चराई होती है ना बचपन में, वो ज़्यादा मैटर करता है। आपको पसीना, आप दूध पियो, रोटी कम खाओ, तो आपको कभी पसीना नहीं आएगा, ज़्यादा थकेंगे नहीं, सांस नहीं फूलेगी, ये ध्यान रखो। इसीलिए बचपन में दूध पिलाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो क्या है कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगा, गाड़ी से जाना, 21 किलोमीटर की रात में परिक्रमा लगाना, फिर गाड़ी चलाना, आना, 2 घंटे रेस्ट करना, 2 से 3 घंटे, फिर नहा के क्लास करना, ये भी हमने किया है। लेट हो गया था नहीं वो नहीं, ये तो छोटी परिक्रमा ऑटो से दे दी थी, वो 21 किलोमीटर गोवर्धन वाली बता रहा हूँ। जब मैं वहां जाता था उस परिक्रमा को देके क्लास कर देता हूँ मैं। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा लगा के गाड़ी से आके फिर 2-3 घंटा रेस्ट करके नहा के, पैर भी सीधे नहीं हो पाते ढंग से, फिर नहा के और क्लास तुरंत। तो क्या होता है, हमेशा बॉडी को चलना जरूरी है, और 10-20 किलोमीटर इकट्ठा चलो, हफ्ते में एक बार, महीना में एक बार गोवर्धन की परिक्रमा जरूर लगाओ, मैं तो ये कहूँगा। और जिसने चलना हुआ करे बता दिया करो कि सर मैं राजी हूँ चलने को, महीने में एक चक्कर तो लगता ही है। पर ये जरूरी है, शरीर को बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है। फिजिकल बहुत जरूरी है, मूवमेंट, एक इकट्ठा मूवमेंट कर दो, रोज रोज करने की बजाय, रोज तो होता नहीं होता है, मेंटेनेंस वालों के पास वैसे भी टाइम की दिक्कत होती है, पर हफ्ते महीने में एक राउंड पूरा लगा दो, बढ़िया, समझ में आया। चलो ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करो कैसे होगा, बाकी 10 होगा, 10 ही ऐसा होगा।